जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे सन 1890 में डॉक्टर हर्मन हेलोरिथ ने पंच कार्ड की विकसित तकनीकी पेशे की एक सेशंस मशीन के रूप में जिसने यूएस के सेंसर वोट को जनसंख्या गणना में मदद की, इसका निर्माण किया। अ, इस गणना मशीन में पंच कार्ड को आंकड़ों को संचित करने में उपयोग में लाया गया। अतः पहला इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो कि आंकड़ों पर गणितीय कार्य कर सकता था, मतलब जो आपने डाटा एनालिसिस अपना इकट्ठा किया, उस पर आपका गणितीय कार्य कर सकता था, के आविष्कारक का श्रेय हरमन हेलोरिथ को जाता है, जिन्होंने आगे चलकर एक कंपनी बनाई। उन्होंने फिर एक पूरी की पूरी कंपनी बना दी, जो नाम आईबीएम के नाम से जानी जाती। आज जो हम सुनते हैं ना आईबीएम का नाम, वो इस कंपनी का नाम है जिसे हेलोरिथ जी ने बनाया था। अगली महत्वपूर्ण पहल इलेक्ट्रिक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाने की हुई। अब कंप्यूटर कैसे बना? आगे दूसरा बना इलेक्ट्रिक मैकेनिकल कंप्यूटर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सन 1944 में आईबीएम एवं यूएन नेवी के सहयोग से मार्क फर्स्ट ने यंत्र को बनाया। अब दूसरा जो यंत्र बनाया वो मार्क फर्स्ट ने बनाया और इसको आगे बढ़ाया, जो कि दशमलव मशीन थी। क्या थी जो? दशमलव मशीन थी। अब दशमलव मशीन बनाने का काम ये हुआ, पहले सिर्फ गणना को एकत्रित करने का काम हुआ, काउंटिंग में दो धन दो धन दो धन दो धन दो जोड़ने का काम हुआ। अब उसमें दशमलव की शुरुआत हुई। वो गाना याद है ना, मैंने अभी भी करवाया था, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। तो ये बात हुई वहां से। कहाँ से हुई हमारी ये बात? 1944 में आईबीएम एवं यूएन नेवी के सहयोग से मार्क फर्स्ट ने एक यंत्र बनाया जो कि दशमलव मशीन थी। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती बकाने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रचलित शब्द बग का उद्भव, बग मतलब डंप हो गया है कंप्यूटर, तो बग का उद्भव एक दिन मार्क फर्स्ट मशीन में किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के सही काम न करने के कारण हुआ था। तो पारिभाषिक शब्दावली ऐसे नहीं बन गई। आप सोच रहे होंगे कि ये जो शब्द है ये कहाँ से आया, कैसे आया? जहां जरूरत पड़ी वहां उसका एक नया नाम दे दिया, उसका नाम दिया गया बग, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम में गलती बताने वाला, उस वर्ड का नाम था बग। प्रोग्राम में गलती हटाने की प्रक्रिया आज डिबगिंग के नाम से कहलाती है। इसके बाद निर्वात बॉल्व के आगमन के साथ प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ईएनआईएसी का 1945 का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकता को देखकर रखते हुए पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका में हुआ। यह 5000 जोड़ और 500 गुणा गणनाएं प्रति मिनट करने में सक्षम था। 5000 जोड़ मतलब 5000 डिजिट और उनका 500 गुणा प्रति मिनट करने में सक्षम था। इसके साथ ही आधुनिक कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियां चालू हुई। फिर कंप्यूटर जब आया आपके बीच में, तो वो अलग अलग पीढ़ियों को लेके आपके बीच में आया। अब कंप्यूटर की जो पीढ़ियों का विकास हुआ, जो विभिन्न अवस्थाओं, उसको कंप्यूटर की पीढ़ी कहा गया। पीढ़ी शब्द कंप्यूटर में प्रयोग किए गए अवयवों की भिन्नता को दर्शाता है। अब पीढ़ी ऐसा नहीं है जैसे हमने और आपने समझ लिया कि भाई मैं एक पीढ़ी, मतलब हमारी चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की जनरेशन होगी, मेरी चौथी पीढ़ी, मेरा बेटा दूसरी पीढ़ी, बेटे का बेटा तीसरी पीढ़ी और बेटे का बेटा चौथी पीढ़ी। तो मेरी जो चौथी पीढ़ी होगी ना, वो पता नहीं कंप्यूटर के मामले में कहाँ जाएगी। डेफिनेटली जाएगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं जाएगा। जब मैंने अपने आप में मेरे पेरेंट्स से, तो मैं पेरेंट्स की अपनी दूसरी पीढ़ी हो गई। अब जब दूसरी पीढ़ी में मैं इतनी एडवांस हो गई, तो मेरी जनरेशन तो और एडवांस निकलेगी। मैंने अभी करंट में एक पीएचडी किया एजुकेशन से, सेकंड पीएचडी है मेरा। जनरल एक बात यहाँ निकली, इसलिए एग्जाम्पल देने की यहाँ आवश्यकता पड़ी। तो ये मान के चलिए मैंने क्यों किया? क्या मेरे पास पीएचडी नहीं थी? मेरे पास थी, ऑलरेडी थी। उसके बिहाफ पे जॉब लगा था, उसके बिहाफ पे जॉब कर रही थी। लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसमें क्या चेंजिंग है? एक समय होता है आपका पढ़ने का,
उस समय के बाद फिर आपका मन नहीं लगता। लेकिन अगर करंट से जुड़ना है आपको, वर्तमान कालीन मुद्दों से जुड़ना है, तो आपको करंट के साथ अपना अध्ययन जारी रखना पड़ेगा। पीढ़ी की बात हो रही, पीढ़ी किसे कहा जाएगा यहाँ? पीढ़ी का मतलब ये नहीं होता कि कंप्यूटर ने एक जन्म दिया, दूसरा जन्म दिया, तीसरा नहीं। कंप्यूटर में जो काम हुए, जो अवयव जुड़े, जो नए कंपोनेंट्स जुड़े उसमें, उसको पीढ़ी का नाम दिया गया है यहाँ पर। तो मुझे करंट की जानकारी चाहिए थी। वर्तमान समय में रिसर्च का क्या स्कोप है? रिसर्च मेथोलॉजी अभी वर्तमान में कैसे काम कर रही है? रिसर्च अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में क्या बड़े मुद्दे उठाए गए? किन मुद्दों को साकार करने का प्रयास किया गया? भाई सारे मुद्दे जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, जब लोगों की समिति ने मिलकर बनाया, तो मैं अकेली नन्ही सी जान उसमें कितना एड ऑन कर सकती हूँ? तो वो सीखना तो पड़ेगा ना हमें, समझना तो पड़ेगा। इसलिए मैंने सेकंड पीएचडी की। और सेकंड पीएचडी करने का एक दूसरा बड़ा मुद्दा ये भी था कि वर्तमान समय में अनुसंधान किस बेहाव पर काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। वो नॉलेज मुझे नहीं थी, क्योंकि मैंने 2010 में पीएचडी कर लिया था। अब 2022 और 24 में क्या चल रहा, मतलब एक पीढ़ी जस्ट आ गई है मेरी। जब मैंने पीएचडी की उसके बाद एक पीढ़ी मेरी बराबरी पे खड़ी हो गई है पीएचडी करने के लिए। तो ये नई पीढ़ी, नई जनरेशन कैसे काम कर रही है, इसलिए मैंने इसको दोबारा किया कि भाई वर्तमान समय के साथ अगर आपको जुड़ना है, टेक्नोलॉजी को आपको समझना है, तो वर्तमान समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। पहले तो आप सीनियर सिटीजन में फेंक दिए जाओगे साइड। तो वही चीज यहाँ कंप्यूटर की बात हो रही है, कंपोनेंट्स की बात हो रही है, उसके अवयवों की बात हो रही है कि उसके अवयवों में किन चीजों की हमें जरूरत पड़ी। इन भिन्नताओं कंप्यूटर को क्रमशः आकार में छोटा, तेज गति का, सस्ता एवं आसान बना। लेकिन ये विकास इतने समांतर हुए कि किसी एक खास समय या घटना को नई पीढ़ी की शुरुआत कहना मुश्किल हो सकता है। बहुत बढ़िया चीज कही है कि उसमें अ, अभी हम देखें, जब हमारे आईफोन आए थे, स्टार्टिंग हुई थी जब स्क्रीन्स वाले फोनों की, टच स्क्रीन वाले फोनों की, जब शुरुआती रेंज उनकी 15-15 हजार थी। आज एक से एक 128 जीबी मेमोरी रैम की जो वही बात फिर घूम फिर के मेरी वापस आ जाती है। जब डिमांड होगी तो मांग होगी, जब मांग होगी तो पूर्ति होगी, और जब तक मांग ही नहीं हुई तो पूर्ति कैसे होगी? मार्केट में मोबाइलों की मांग बढ़ी, पूर्ति हुई तो लोगों को मौका मिला काम करने का। जब लोगों को मौका मिला तो उन्होंने उसके रेट रीजनेबल कर दिए। जब पूर्ति करनी है मार्केट में, और आप 20 हजार का मोबाइल आज भी बेचोगे, 64 जीबी का, या 6 64 वाला, या 4 64 वाला, तो कोई नहीं खरीदेगा 20 हजार में। तो हमने क्या किया फिर वहां? हजारों मोबाइल बना दिए, लेकिन ये हजारों, बस थोड़ी सी रेंज कम कर दी। जब हमने रेंज कम की, लोगों ने उसे खरीदना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे खरीदना शुरू कर दिया, तो हमारी सप्लाई ज्यादा होने लगी। सप्लाई इतनी हो गई कि हमारी अभी डिमांड तो हमारे पास, मांग जो आई थी हमारे पास 10 मोबाइलों की आई थी, लेकिन जब रेट के निकले तो 10 हजार बिकने लगे। तो वो हमें मुनाफा वहां शुरू हो गया। इसको और छोटे से एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई आप एक साड़ी बनाती हैं दिन भर में, या एक सूट सिलते हैं, ठीक है ना? अब एक सूट सिलने का 500 रुपए लेते हैं। एक सूट सिलाई आपने 500 रुपए ली, ठीक है? आप 3 घंटे में वो सूट सिल के दे देते हैं मार्केट में, और आपने 500 रुपए ले लिए। अब आपका उसमें खर्च कितना आया? मेरी बात समझ रहे हैं? उसमें खर्च आया एक रील का, एक मशीन का, इतना खर्चा आया, मतलब आपका ओवरऑल भी मान लें तो 100 रुपए का खर्चा आया। आपने 400 की कमाई। अगर आपकी कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि दिन में आप 2 घंटे में एक सूट निकाल सकते हैं, सिल सकते हैं, और 500 की इनकम ले रहे हैं, तो आप उन 24 घंटों में 18 घंटे काम कीजिए। आप भले 300 रुपए लीजिए, 300 रुपए आप लेंगे तो आपके पास पूर्ति बहुत ज्यादा होगी। भाई वो तो 300 रुपए ले रहा, चलो मैं तो 10 सूट डाल दे रही हूँ। अब आपको पता है कि 300 रुपए के 10 सूट 3 हजार रुपए के निकले। 300 रुपए के हिसाब से 10 सूट आपके 3 हजार रुपए में आपने 10 घंटे में सिल दिए। 1 घंटे में आप एक सूट सिल लेते हैं, 15 घंटे में सिल दिए आपने। तो काम आपके पास बढ़ा, इनकम कितनी बढ़ी, खर्चा कितना हुआ?
500 में आपने 100 खर्चा निकाल के 400 बचाए, और 10 सूट मेहनती तो लगी, आपकी शरीर ही तो काम किया, उसने मेहनत ने काम किया ना, तो वहां आपने खर्चा किया 200 रुपए का, बचा आपके पास 2800। तो सेम कंडीशंस कंपनियों की होती है, वही चीज कंप्यूटर की पीढ़ी में हुआ। खास बदलाव नहीं आए, उसका जो आकार था वो छोटा तेज गति का हो गया, सस्ता सामान मिलने लगा, आसान किस्तों पे कंप्यूटर मिलने लगे आपको, तो वो डिमांड और ज्यादा बढ़ती गई। आज भारत में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, पिछड़े वर्ग को मान लें, छोड़ दें थोड़ा सा हम 1%, 10% लोगों को छोड़ दें, तो 90% लोगों के घर में लैपटॉप जरूर हो, लैपटॉप अदरवाइज डेस्कटॉप, क्योंकि इसके बिना संभव ही नहीं है लाइफ में चलना। तो 80% लोगों के घरों में आज लैपटॉप आपको मिलेगा, डेस्कटॉप आपको मिलेगा, कंप्यूटर का काम करते हुए वो मिलेगा। अगर समय के साथ नहीं चलोगे तो मतलब आप बैकवर्ड हो, आप पीछे हो, तो आप पीछे हो, है ना। आप प्रत्येक पीढ़ी के कंप्यूटर अपनी पिछड़ी व तुलना में निम्न बिंदुओं में बेहतर थे। जो नया कंप्यूटर आया वो पिछले से कैसे बेहतर था, उसका आकार छोटा होता गया, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की गति जो है वो अधिक कर दी गई, उसमें प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ा दी गई, उसकी गढ़ की अधिक क्षमता कर दी गई, उसका जीवन काल लंबे समय तक, जैसे 1 साल चल रहा है मोबाइल सपोज करो, तो उसमें हमने इतना अच्छा प्रोसेसर डाला कि वो 3 साल तक आपका काम कर सकता है। उसमें रख रखाव जो है उसकी आवश्यकता कम पड़ने लगी, भंडारण क्षमता मतलब स्टोरेज उसकी बढ़ा दी गई। तो ऐसे उसमें जो चेंजिंग आए वो चेंजिंग आपके ये आए उसमें। अब हम बात करते हैं अपनी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से। जो पहला कंप्यूटर आया हमारे बीच में, उसमें और इसमें क्या वर्क हुआ, कैसे वर्क हुआ, इस पे हम बात कर रहे हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर पे। देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे, आधुनिक कंप्यूटर का युग 1946 से अनेक एआई ट्रोनियन न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कंप्यूटर के आविष्कार के साथ हुआ। लगभग इसी समय यूएनआईवीएसी रेमेंडिंग रैंड द्वारा एक निर्धारित कंप्यूटर व्यावसायिक उपयोग में लाया गया। बिजनेस में शुरू कर दिया गया कंप्यूटर 1946 से शुरू है, 2000 तो बहुत दूर की बात आ गई भाई साहब। आप समझ रहे हैं, मैं बात कर रही थी अभी आपसे, पिछले वीडियो में आप सुनेंगे मेरे को, तो उसमें मैं कंप्यूटर की बात कर रही थी कि 2000 2005 में तो हमने माउस चलाना सीखा, लेकिन कंप्यूटर तो 1946 से आ गया था। टेक्नोलॉजी हमारे देश में लेट आई, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी थोड़ा लेट आई आई, लेकिन अब हम इतना इम्प्रूव हो गए हैं, आज विदेशों में भी भारतीय बैठ, ऋषि सुनक जी भारतीय मूल के निवासी थे। बहुत सारे नाम ऐसे मैं आपको गिना सकती हूँ जो भारतीय मूल के निवासी थे और विदेशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद लेकर आए। चलिए, तो बात करते हैं अभी कंप्यूटर की। व्यवसायिक उपयोग में लाया गया, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की सबसे बड़ी विशेषता थी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किए जाने लगा। इसमें जो था ना वो वैक्यूम ट्यूब लगने लगी। निर्यात ट्यूब उस समय उपलब्ध एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक अवयव था, अतः उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनना संभव हुआ जिसमें नियंत्रण एक केंद्रीय इकाई सीपी के द्वारा होता था। इसके साथ ही कंप्यूटर के वैक्यूम आर्किटेक्चर का उद्भव हुआ, जिसका उपयोग आज तक के कंप्यूटरों में हो रहा है। इस समय वह पंचकार्डमय का प्रयोग आगत इकाइयों के रूप में कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखते हैं, समझते हैं। द्वितीयक भंडारण इकाई के रूप में इसका प्रयोग हो रहा। चुंबकीय ड्रम का उपयोग होता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अपने समय के सबसे तेज गति की गणना करने वाले उपकरण थे, जिनकी गणनाएं मिली सेकेंड में करने में सक्षम थे। चूंकि इन मशीनों में निर्वात ट्यूब का उपयोग होता था, तो इनका भार, आकार, आयतन काफी अधिक होता था। साथ ही इन्हें चलाने के लिए अत्यधिक विद्युतीय ऊर्जा व आवश्यकता होती थी, जिससे काफी ऊष्मा उत्पन्न होती थी। निर्वात ट्यूब जल जाने पर बार बार उन्हें बदलना होता था, अतः इन कंप्यूटरों की आयु कम होती थी तथा इनका लगातार रखरखाव आवश्यक था। इन्हीं दोषों के कारण इनका व्यावसायिक उपयोग नगण्य होता गया। अच्छा, जिन कंप्यूटरों की हम बात कर रहे हैं, इनका वैक्यूम ट्यूब जल जाने पर बार बार इन्हें बदलना होता था। वैक्यूम ट्यूब अगर जल जाती थी तो उन्हें बदलना पड़ता था।
इसलिए यहाँ कंप्यूटर की आयु कम होती जाती थी। लगातार इनका मेंटेनेंस बहुत जरूरी था। इन्हीं दोषों के कारण व्यावसायिक उपयोग में यह नगण्य हो गई। आया बिजनेस के लिए था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, लेकिन वैक्यूम ट्यूब जल्दी फूक जाती थी, तो उसे चेंज करना पड़ता, मेंटेनेंस में बहुत पैसा खर्च होता था, समय खर्च होता था, इसलिए इसका उपयोग धीरे धीरे कम हो गया। इस पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर आए, ईडीए ईडीएसएसी 1949 में, एसईएसी 1950 में, एडीवीए 1951 में और आईएएस 1952 में। एक दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति है 1947, जब देश आजाद हुआ उस समय की ये बात कर रहे हैं। उसमें क्या वो आई, अर्धचालक सॉलिड स्टेटस डिवाइस ट्रांजिस्टर के आविष्कार के साथ, और वैक्यूम ट्यूब का स्थान ट्रांजिस्टर ने ले लिया था। जो वैक्यूम ट्यूब लगा था उसका स्थान किसने ले लिया? ट्रांजिस्टर ने। निर्यात ट्यूब के विपरीत ट्रांजिस्टर तेज गति से कम स्थान घेरने वाले हो गए। साथ ही वैक्यूम ट्यूब से ज्यादा विश्वसनीय ट्रांजिस्टर के काम के लिए बहुत विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। अब ये समस्या आ गई। मैंने जिस चीज में आपको गुण दिखेंगे उसमें दोस्तों पहले तैयार हो जाए। अब इसमें इलेक्ट्रिक ज्यादा लगने लगा, अतः इसमें ऊष्मा उत्पन्न कम होती थी। इन प्रयोग से कंप्यूटर छोटे, अधिक गति वाले, कंप्यूटेशन समय माइक्रो एंड अधिक कार्य क्षमता वाले हो गए। इसकी विश्वसनीयता एवं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सुविधा के कारण इनका व्यावसायिक उपयोग भी होने लगा। 1955 से 1965 तक ये दूसरी पीढ़ी आपकी कंप्यूटर की मानी जाने लगी, जो किसके आधार पर बनी थी? हमारे ट्रांजिस्टर के आधार पर। वैक्यूम ट्यूब को अलग करके हमने ट्रांजिस्टर पर काम करना शुरू कर दिया। अब तीसरी पीढ़ी आई हमारी। पहली दो पीढ़ी के कंप्यूटर अलग अलग अवयव, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, निर्यात ट्यूब को जोड़कर बनाए जाते थे, जिससे फिर भी एक अवयव के खराब होने पर उसे ढूंढना, सुधारना अत्यंत दुष्कर कार्य होता गया। लेकिन इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में अलग अलग अवयवों का स्थान इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले लिया। इंटीग्रेटेड सर्किट में अलग अलग अवयव जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, गैजेट्स इत्यादि सैकड़ों की संख्या में छोटे से अर्धचालक मटेरियल सिलिकॉन चिप्स में आपस में संबंध फैब्रिकेट बनाए जाते हैं। इस तरह कंप्यूटर का आकार अत्यंत कम करने में मदद करने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अपने से पूर्व की पीढ़ी तुलना में अत्यंत विश्वसनीय हो गए, क्योंकि अब कार्य करने वाली यूनिट या प्रोसेसर में विभिन्न अवयवों को अलग अलग जोड़ने की आवश्यकता नहीं रही। साथ ही इनकी गणना करने की क्षमता नैनो सेकंड तक आ गई। नैनो मतलब बिल्कुल हल्का सा सेकंड। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की अन्य जो विशेषताएं थी वो हम उनको पढ़ेंगे अब। कंप्यूटर छोटे आकार का था, समांतर क्रियान्वयन की सुविधा थी, कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता थी, कम लागत और रखरखाव की आवश्यकता थी, अधिक गणितीय क्षमता थी, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में हर प्रकार की पोर्टेबिलिटी थी, सुविधा थी। आप उठाओ कहीं के कहीं भी ले जाओ। 55 से 65 तक, मतलब हम तो शायद पैदा ही नहीं होंगे उस समय जिस समय कंप्यूटर देश में आ गए थे। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त इंटीग्रेटेड सर्किट में ट्रांजिस्टर प्रति चिप से 100 ट्रांजिस्टर प्रति चिप तक लगाना संभव था। इसे SSI स्मॉल इसका इंटीग्रेशन कहा जाता है। लगातार प्रयासों एवं तकनीकी क्षमता के कारण LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 30,000 ट्रांजिस्टर एवं गेट्स प्रति चिप, VLSI वेरी लार्ज स्केल्स इंटीग्रेशंस, जिसमें 10,000 ट्रांजिस्टर एंड गेट्स प्रति चिप, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल्स इंटीग्रेशंस, जिसमें 1 अरब अवयव, देखिए आप पढ़ते हैं ध्यान से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ट्रांजिस्टर एवं गेट्स प्रति चिप लगाए जा सकते थे, उसका विकास संभव हुआ। अब तक पूर्ण CPU, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, सिर्फ एक छोटे से सिलिकॉन चिप में समा सकता है। स्थिति इतनी वो हो गई थी, टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर गई थी कि धीरे 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 अगली आने वाली पीढ़ी ने इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से मोटिवेशन कर दिया। अत्यंत छोटा आकार हो गया और अधिक विश्वसनीयता आ गई, अधिक प्रोसेसिंग आ गई, गति बढ़ने लगी, कम ऊष्मा उत्पन्न करने लगी, वायु प्रशीतन की आवश्यकता नहीं बची, पोर्टेबल एवं सामान्य रूप से बहुउपयोगी हो गई।
और सबसे बड़ा मुद्दा था, अत्यधिक सस्ते हो गए। उस जमाने में भी कंप्यूटर सिस्टम जो हम खरीदने जाते थे तो बहुत सस्ते हो गए। मैं नहीं जाती थी, मैं तो थी नहीं उस पीढ़ी में जिसकी ये बात हो रही है। 65 से 70 के करीब की बात हो रही है। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोगात्मक अवस्था में होने के कारण पांचवी पीढ़ी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। फिर भी इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न विशेषताएं पूर्वानुमानित। पांचवी पीढ़ी की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस प्रकार से हमने एक्सचेंज किए, किस प्रकार से बदलाव लाए। इस प्रकार हमने सिस्टम को, कंप्यूटर को अलग अलग पीढ़ियों में यहाँ पढ़ा। अब बात आती है, देखिए हम बात कर रहे हैं अपनी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर थे जो प्रयोगात्मक अवस्था में होने के कारण पांचवी पीढ़ी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। फिर भी इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्न विशेषताएं थी। हम बात कर रहे हैं किस पीढ़ी की? पांचवी पीढ़ी की। देखिए पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की हमारी बात चल रही है और क्या चल रहा है हमारा? मानव सुर समझना। पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर जो था उसने क्या किया? मानव स्वरों को समझना प्रारंभ कर दिया। उपयोगकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बुद्धिमत्ता से देने लगा। आपने गूगल पे सर्च किया तो वो उसका उत्तर फिर अपनी बुद्धिमत्ता से देने लगा। एक साथ कई कार्य करने लगा। आप इधर 8 स्क्रीन खोल सकते हो। आप यहाँ मेल भी खोल सकते हो, आप यहाँ व्हाट्सएप भी चैट कर सकते हो, आप यहाँ ये सारी पांचवी पीढ़ी की जनरेशन में आ गई थी। मनुष्य से साधारण भाषा में संबंध स्थापित करने लगा। सबसे महत्वपूर्ण इसका गठन आर्किटेक्चर डाटा लॉजिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के स्थान पर नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम पर आधारित हुआ। कंप्यूटर क्या है? साधारण शब्दों में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कंप्यूटर एक मशीन है जो गणना कर सकती है तथा अधिक व्यापक रूप में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो गणितीय गणनाएं कर सकती है तथा तार्किक फैसले ले सकती है। कंप्यूटर का आविष्कार मूलतः अधिक गति से एवं शुद्धता पूर्वक गणना करने के लिए किया जाए। ऐसा नहीं था कि पहले गणना कार्य नहीं होता था, लेकिन समय के साथ साथ बढ़ती आवश्यकताओं में कठिन, अचूक एवं शीघ्र हो जाने वाली गणना के लिए तात्कालीन साधन अनुपयुक्त थे। अतः ऐसे साधन पर विचार हुआ जो धन एवं समय की बचत के साथ साथ शुद्धता पे भी खरा होता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी आवश्यकता को जन्म दिया कंप्यूटर ने। बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स यहाँ उठाया है इन्होंने। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। किसी भी आविष्कार की, किसी भी इन्वेंशंस की अगर बात हो तो वो क्यों उसकी जरूरत पड़ी, किस आधार पर उसकी जरूरत हमें पड़ी? देखिए किसी भी प्रकार का आविष्कार हो, जब उसकी जरूरत पड़ी तो उस पर आविष्कार हुआ। अब पेन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल पेन, लिखने वाला पेन, आप लिखते हैं, हम लिखते हैं जिस पेन से। अब पेन की आविष्कार कैसे हुआ? हम अगर आपसे पूछे कि पेन का आविष्कार कैसे हुआ, तो पेन से लिखने की आवश्यकता पड़ी इसलिए उसका आविष्कार हुआ। जब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती उसका आविष्कार कैसे कर? तो आविष्कार होने का मतलब ही यही होता है कि उसकी आवश्यकता होना, और इसी आवश्यकता ने जन्म दिया कंप्यूटर को। भले ही कंप्यूटर की उत्पत्ति गणनात्मक कार्यों के लिए हुई हो, लेकिन वर्तमान समय में इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक हो चुका है। आज इसके द्वारा किए जाने वाले लगभग 80% कार्य अगणितीय प्रकृति के होते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे शारीरिक, वैज्ञानिक, शोध, शैक्षणिक, व्यावसायिक, मौसम, भविष्यवाणी, छपाई कार्य, विभिन्न डिजाइन, मकान, वस्त्र आदि, रेलवे, हवाई आरक्षण एवं रोजमर्रा के कार्यों में कंप्यूटर का अपना एक अभूतपूर्व योगदान है। कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है जो सूचना एवं डाटा पर निर्भर रहती है। डाटा न्यूमेरिक कैरेक्टर, नाम, पता आदि, ग्राफिक आदि, गाने, भाषण आदि इत्यादि रूपों में भी हो सकता है।
कंप्यूटर इन सूचनाओं को भंडारित करता है। तत्पश्चात उसे जो निर्देश दिए जाते हैं उनके अनुरूप करके इन डाटा एवं सूचनाओं को संश्लेषित कर वांछित रूप में प्रदर्शित करता है। अतः कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति या मशीन है जो डाटा एवं सूचनाएं एकत्रित करता है, उन्हें भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्हें संश्लेषित करता है, प्राप्त अर्थपूर्ण परिणाम वांछित रूप में प्रदर्शित करता है। अब कंप्यूटर निर्देशों पर कार्य करने वाली एक मशीन है। इसमें मानव मस्तिष्क की तह लेने एवं समझाने की क्षमता नहीं होती। इसकी सीमा विशेषताओं पे हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इसलिए इसको अभी चेंज करते हैं। कंप्यूटर की सीमा और विशेषताओं के ऊपर से हमने पहले डिस्कशन किया कि उसकी कुछ विशेषता है तो कुछ उसकी सीमाएं भी हैं। अगर विशेषता है कि वह जल्दी काम करता है, तो सीमा है कि वो बिना मनुष्य के निर्देश के कार्य नहीं कर सकता। अगर उसकी विशेषता है कि वह हजारों गणनाएं एक साथ कर सकता है, तो उसकी सीमाएं बैठ जाती हैं कि बिना मनुष्य के माइंड के तो वो कुछ कर नहीं सकता। मतलब मस्तिष्क तो कार्य कर रहा है मनुष्य का, वो कार्य कर रहा है आपका कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो निर्देश सूचनाएं ग्रहण करता है, उन्हें भंडारित करता है, निर्देशों के अनुसार डाटा एवं सूचनाओं पर प्रक्रिया कर उपयोगी एवं अर्थपूर्ण परिणाम देता है। कंप्यूटर निम्नलिखित मूल संक्रियाएं करता है। कौन कौन सी संक्रियाएं करता है, किस प्रकार का काम करता है कंप्यूटर, देखेंगे, समझेंगे हम इसको। डाटा एवं निर्देश पढ़कर ग्रहण करना, जो डाटा आपने इनपुट डाला है उसके अंदर उसके निर्देशों को पढ़ेगा और उसे ग्रहण करेगा। डाटा एवं निर्देशों को भंडारित करता है। क्या करता है कंप्यूटर यहाँ पर, जो आपने डाटा दिया है उसके लिए काम दिया है, उनको निर्देशों को जैसे आपने निर्देशित किया वैसा वो स्टोरेज करना प्रारंभ, मतलब वो अपने आप में भंडारित करना प्रारंभ कर देगा। डाटा में निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया कर उन्हें उपयोगी सूचनाओं में बदलता है। क्या करता है, एक प्रोसेस जो होती है, प्रोसेस जो करती है वो कैसे करता है, उपयोगी सूचनाओं में बदल देता है उस प्रोसेस के तहत। मतलब कार्य करने में वो पूरा अपना प्रोसेस का काम करता है। उपयोगी सूचनाएं जो प्रक्रिया के उपरांत प्राप्त हुई है उन्हें उपयोगकर्ता के समझाने योग्य रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे उसको उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हुई तो वो प्रक्रिया के उपरांत अपनी उपयोगी सूचनाओं की प्रक्रिया उसने ली, आपने उसमें स्टरण किया, उसमें स्टोरेज किया और उपयोगकर्ता के समझने योग्य, मतलब मैं उपयोग कर रही हूँ इसका तो हमें क्या समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, उसके अनुरूप वह मुझे प्रदर्शित करता है। विभिन्न प्रक्रिया एवं क्रम को नियंत्रित करता है। अगर आपका काम चल रहा है तो उसकी विभिन्न प्रक्रिया क्या है, उसका नियंत्रण क्या है, उन सबको ये लेकर चलता है। क्या क्या रहता है इसके अंदर, मैन मेमोरी, इसके अंदर की मैन मेमोरी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इनपुट यूनिट, जो यूनिट होती है वो इसके अंदर का इनपुट का डाटा लेती है। एक इसमें कंट्रोल यूनिट होती है जो इसे कंट्रोल करती है। एक इसकी आउटपुट यूनिट होती है जो इसका डाटा आउटपुट देता है। एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या बताया गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस क्षेत्र में सॉलिड लाइन डाटा एवं निर्देशों के प्रभाव को दर्शाता है। डॉटेड लाइन कंट्रोल द्वारा इकाई द्वारा संरक्षण को दर्शाती है। चित्र संरचना के न्यू आर्किटेक्चर को ये दर्शाता है। उपयुक्त संक्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए विभिन्न हार्डवेयर जोड़कर कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण किया जाता है। इसके जो अवयव होते हैं वो कौन कौन से हैं, इनपुट यूनिट, आगत इकाई, डाटा आ किस वेग पे रहा है, डाटा आ कैसे रहा है, कैसे डाटा आकर अपना काम कर रहा है। फिर हमारी रहती है निर्गत इकाई, निर्गत मतलब आउटपुट कैसे दे रही है, आपकी जो यूनिट काम कर रही है वो आउटपुट कैसे कर रही है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है केंद्रीय संसाधन इकाई, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैसे काम करती है, किसी कार्य विशेष को करने के लिए इनपुट इकाई क्या है, इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहलाती है। किसी कार्य विशेष को करने के लिए कंप्यूटर को डाटा एवं निर्देशन देने होते हैं।
आगत इकाई इनपुट यूनिट बाहरी वातावरण से सूचनाएं लेती है, डाटा एवं निर्देश ग्रहण करती है, इसे कंप्यूटर के समझने योग्य रूप में ऐसे सिग्नल में परिवर्तित करती है जिनमें कंप्यूटर समा सके तथा इन परिवर्तित सिग्नलों को आगे की प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर में भेजते हैं। आउटपुट यूनिट्स क्या करती है? कंप्यूटर द्वारा प्राप्त विशिष्ट परिणामों को बाहरी वातावरण उपयोगकर्ता बाहरी वातावरण उपयोगकर्ता के समझने योग्य रूप में प्रदर्शित करने का निर्गत इकाई का कार्य होता है। अतः इनका कार्य आगत इकाई के कार्य से जस्ट चलता है। इनपुट डिवाइस जो काम करेगी वो आउटपुट के बिल्कुल उल्टी होगी। भाई किसी चीज को आप अंदर डालोगे तो निकालोगे तो दोनों प्रक्रिया में प्रोसीजर में अंतर तो आएगा। इनपुट करना मतलब डालना, आउटपुट उसका निकालना मतलब बाहर करना। तो इनपुट और आउटपुट ये अपने आप में दो अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करती है। यह कंप्यूटर द्वारा संश्लेषित विश्वास और परिणाम की जो बाइनरी रूप होते हैं उनको ग्रहण करती है, उन्हें उपयोगकर्ता के समझने योग्य रूप में परिवर्तित करती है तथा इन परिवर्तित परिणामों को बाहरी वातावरण में उपयोगकर्ता के पास भिन्न रूपों में भेजता है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू जो है ना कंप्यूटर की माँ के समान है, महत्वपूर्ण एवं मुख्य इकाई है। अगर माँ नहीं है तो सिस्टम है ही नहीं, तो सीपीयू नहीं है तो सिस्टम है ही नहीं। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू जो होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही कंप्यूटर का दिमाग है। अगर ये खराब है तो कंप्यूटर कुछ नहीं है। डेस्कटॉप आपके सामने जो रखा है कुछ नहीं, सीपीयू काम नहीं कर रहा है तो मदरबोर्ड काम नहीं कर रहा है, उसका मदर, उसकी माँ, उसका बोर्ड काम नहीं कर रहा है तो वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। सीपीयू द्वारा डाले गए निर्देश ग्रहण कर निर्देशों के अनुसार डाटा संश्लेषित किया जाता है। विभिन्न गणितीय गणना तुलना की जाती है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर के विभिन्न इकाई के कार्यों को चालू करने नियंत्रित करने में भी सीपीयू का कार्य होता है। केंद्रीय संसाधन इकाई के प्रमुख जो अवयव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखिएगा, हम बात करते हैं इस पर। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं केंद्रीय संसाधन इकाई के प्रमुख अवयवों की, मतलब किन किन अवयवों को लेकर ये कार्य करता है। अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई, आर्थमेटिक एवं लॉगिक यूनिट एएल, नियंत्रण इकाई काम करती है, कंट्रोल यूनिट काम करती है सीयू, भंडारण इकाई मतलब मैन मेमोरीज भी इसमें काम करती है। अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस इकाई में सभी गणितीय गणना होती होंगी, अंक गणित एवं तार्किक तुलना की जाती है। विभिन्न गणितीय गणनाएं जो एएलयू के द्वारा की जाती है, विभिन्न तुलनाएं, ये देखिए आप निशान बने ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और एल के अंदर निर्धारित प्रक्रिया निर्देशों के अनुरूप होती है एवं प्राप्त परिणाम पुनः प्राथमिक मेमोरी में स्थानांतरित हो जाती है। आप कंप्यूटर जो है ना आपका डेस्कटॉप, एक्सेल पे आप काम कीजिएगा कभी। आपने एक्सेल देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा एक बार जरूर देखना। एक्सेल सीट खोलना, उसमें फार्मूले लगते हैं। तो एक मतलब जैसे इसमें जैसे आप रिजल्ट एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट की बात कर रही हूं मैं। आपकी जो मार्कशीट आती है, अब इतना आसान हो गया है मार्कशीट बनाना, पहले हाथ से चढ़ते थे हमारे मार्क्स, सब कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। आपने डाटा एंट्री की, आपने मार्क्स चढ़ा दिए, आपने पूरी क्लास के नाम लिखे। देखो एक क्लास है आपके पास और एक क्लास के अंदर जो लोग हैं वो कितने हैं? 30 स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर। तो आपने एक बार सिस्टम पे उनकी एंट्री कर दी। क्लास हम बनाते हैं कक्षा 5 का एक रिजल्ट बनाना बताते हैं आपको, चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको कैसे काम करती है। अंक गणितीय तार्किक इकाई एएलयू, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की बात चल रही है। तो हमने एक कक्षा 5 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अर्धमासिक रिजल्ट निकाला, क्वार्टरली, हाफ ईयरली सॉरी, हाफ ईयरली रिजल्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, नाम लिखना प्रारंभ किया।
पहला रो जो हमारी थी एक्सेल्स की, वो क्या काम कर रही है हमारा लिखने का, उसमें हमने नाम लिख दिए जो जो नाम थे। दूसरे कॉलम में हमने उनके पेरेंट्स के नाम लिख दिए कि किसका बच्चा कौन है, किसका बच्चा कौन है। तीसरे कॉलम में हमने उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी और पांचवें कॉलम से शुरू किया हमने मार्किंग चढ़ाना। तो पांचवें कॉलम मतलब चौथा पहला नाम का, दूसरा पिताजी के नाम का, तीसरा डेट ऑफ बर्थ का। चौथा कॉलम आपका इसमें बनता है, वो बनता है आपके मार्क्स का। तो हमने 4 विषयों के मार्क्स हम चढ़ा रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। हमने पहले हिंदी के मार्क्स चढ़ाए कॉपी चेक करके, फिर गणित के चढ़ाए, फिर सामाजिक विज्ञान के चढ़ाए, फिर मैथ्स के चढ़ाए, जितने भी सब्जेक्ट्स के आपको चढ़ाना है चढ़ा दिए। अब कितनी रो तैयार हो गई आपकी? पहले नाम की, फिर पिताजी के नाम की, फिर डेट ऑफ बर्थ की, ये तो आपकी एंट्री हो गई। फिर उसके बाद आपने 4 विषयों की मतलब 7 रो तैयार। अब आपसे पर्टिकुलरली एक रो का परसेंटेज निकालने की बात कर रहे हैं। तो अब अगली जो रो होगी 8वीं रो, उसमें क्या करेंगे आप? फॉर्मूला लगा, उसमें फॉर्मूला लगाएंगे C1 इज इक्वल ABCDEFGH, H1 डिवीजन S2 या 16। अब इस फॉर्मूले को आप ऊपर लिखोगे तो आपकी पूरी रो में परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। या फिर आप लगाना चाह रहे हैं कि सी तक तो आपके नाम और वो आए, फिर आपने डी, ई, एफ और जी, इन 4 रो को सिलेक्ट किया, डी प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, और इसमें लगाया इक्वल, और इक्वल के बाद एंटर मार दिया। तो इन चारों का जो जोड़ है ना पर्टिकुलरली लाइन वाइज, वो अपने आप नीचे निकल के सामने आ जाता है। फिर अगले में हमने क्या बनाया? आई, आई इंटू 100 डिवीजन 60 या 40 परसेंटेज, वो सारी रो का परसेंटेज निकाल के दे गए, उसमें कोई गलती नहीं है। तो जो अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई की जो तुलना की जाती है वो कैसे की जाती है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और एल, इसके अनुसार वो कार्य करती है, वो मेमोरी उसमें स्थानांतरित होती जाती है। अब हम बात करते हैं नियंत्रण इकाई सीयू। यह इकाई कंप्यूटर सिस्टम की सभी इकाइयों के गतिविधियों को संचालित एवं समन्वित करती है। नियंत्रण इकाई सही निर्देशों का चुनाव करती है। निर्देशों के अनुसार इकाइयां जैसे एल इत्यादि के कार्य चालू करने में भी मदद करती है। इसके अतिरिक्त नियंत्रण इकाई विभिन्न इकाइयों के मध्य होने वाले डाटा स्थानांतरण जैसे इनपुट डिवाइस, मेमोरी के मध्य मेमोरी से आउटपुट डिवाइस के साथ सीपी के अंदर मेमोरी से एएलयू के मध्य प्राप्त परिणाम अपनी नजर रखती है। उन्हें सही वक्त पर सही जगह लाने में मदद करती है। यह नियंत्रण ये को स्वयं कोई डाटा प्रोसेसिंग नहीं करती, बल्कि डाटा प्रोसेसिंग को नियंत्रित करती है ताकि गणना सही क्रम में बिना गड़बड़ी के चल सके। अब है आपका मुख्य स्मृति इकाई कंप्यूटर की स्मृति इकाई डाटा, जिसमें निर्देश, सूचनाएं, मध्यक्ष, अंतिम परिणाम भंडारित करने के काम आती है। कंप्यूटर की आगत इकाइयों द्वारा निर्देश एवं डाटा कंप्यूटर को दिए जाते हैं। ये वास्तविक प्रक्रिया चालू होने के पूर्व सर्व प्रमुख मुख्य मेमोरी में भंडारित होते हैं। एएलयू में प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाले मध्यक परिणाम एवं प्रक्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाले अंतिम परिणाम निर्गत इकाई में जाने की मुख्य रूप में भंडारित होते हैं। रजिस्टर क्या काम करता है? यह आधुनिक कंट्रोल कंप्यूटरों में रजिस्टर सीपीयू में अंदर विशेष अस्थायी भंडारण का स्थान नियुक्त करता है। सभी अंकगणितीय एवं तार्किक संकर क्रियाएं संपन्न करता है। सीपीयू की प्रक्रिया की क्षमता रजिस्टर के आकार पर निर्भर करती है। प्रक्रिया के दौरान जितनी मात्रा में सूचनाएं रजिस्टर रख सकता है वह रजिस्टर का आकार कहलाता है। अतः रजिस्टर का आकार जितना बड़ा होगा उतनी ही अधिक प्रोसेसिंग की गति होगी। जहां तक मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियरली समझ में आया होगा कि विभिन्न पीढ़ियों में कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, कैसे कार्य की गति को प्रदान करते हुए वह आगे बढ़ता है। अगली टॉपिक में मैं पढ़ूंगी, मैं आपको बीच में शेयर करूंगी कंप्यूटर के प्रकार और उसका वर्गीकरण।
किस प्रकार से आप कंप्यूटर को अ, उसको वर्गीकरण को बांट सकते हैं, कैसे हम उनके प्रकारों पर डिस्कशन करते हैं, किस प्रकार से वो आपके किन किन भागों में वो बटे हुए हैं, उनके बारे में हम यहाँ आप डिस्कशन करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर के प्रकार या उसके वर्गीकरण की। किस प्रकार से कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है। कंप्यूटर को उनके आकार, गति, उपयुक्तता, संचय क्षमता, जुड़ने वाले अवयव और कीमत इत्यादि के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर। अब देखिए ये जो कंप्यूटर हमारे बीच में मार्केट में आए उनके बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। वो हमारे निकल के आए माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइंड फ्रेम कंप्यूटर एवं सुपर कंप्यूटर में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये सभी विशिष्टताएं परोक्ष और अपरोक्ष रूप से तकनीकी प्रभाव, मुख्य चिप तकनीक पर आधारित है। कंप्यूटर के तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलाव के फलस्वरूप ये वर्गीकरण भी बेमानी होता जा रहा है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इनके बारे में जानना भी अत्यंत आवश्यक है। माइक्रो कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय सबसे छोटा संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम होता है। माइक्रो की बात चल रही है, जब मैं नाइन्थ में नहीं कहूंगी, मैं ये मान के चलिए यूजी लेवल पे काम कर रही थी। उस समय माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हम लोगों को दिखाया गया, समझाया गया, उस समय मैंने सीखा। तो ये क्या होता है, सिस्टम होता है एक संपूर्ण बहुउद्देशीय सबसे छोटा संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम होता है, जिसमें संपूर्ण सीपीयू एक अकेले चिप जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है उसमें होता है। इसमें एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। एक समय में एक उपयोगकर्ता। माइक्रो कंप्यूटर 70 के दशक के अंत में बनाए गए थे। 70, 1970 के बाद की बात हो रही है, जब देश में इमरजेंसी लगी थी। उसके बाद तो उसके आसपास की बात हो रही है। पहला माइक्रो कंप्यूटर जो था वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप द्वारा निर्मित, मतलब उसमें सिर्फ 8 बिट की चिप थी। 8 बिट चिप से अभिप्राय यह है कि यह चिप एक समय में 8 बिट के आंकड़े या निर्देशों को ग्रहण, संचय, व्यवस्थित और उन पर प्रक्रिया कर सकती थी। कुछ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप हैं, इंटेल 8080, ये अभी है मार्केट में। मार्केट में इन्हें आप ढूंढेंगे तो ये मिल जाएंगे। MC 6809, जिलॉग, जेड आदि। देखिए अब आप फिर कहेंगे, मैं इस बात को दोबारा दोहराऊंगी कि प्रयोजनमूलक हिंदी में मुझे कंप्यूटर क्यों। भाई वर्तमान समय की आवश्यकता है, हिंदी अधूरी कैसे हो जाएगी टेक्नोलॉजी से। हिंदी को भी तो टेक्नोलॉजी में अपने पूर्ण होना है, उसमें हम अधूरे क्यों हो जाए। इसलिए आपको कंप्यूटर यहाँ पर सिखाया जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि हिंदी विषय में क्या कंप्यूटर प्रोसेसर और इनके बारे में हम अध्ययन करें, कितना अध्ययन करें हम इनके बारे में। अब उन्होंने कहा सीपीयू क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोसेसर। भाई हम इंजीनियर के बच्चे नहीं है, हम इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना है, हमें नैनो टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें कोई मशीन नहीं बनाना, हमें इसरो में नहीं जाना। भाई हम तो हिंदी के आदमी, मैं तो साहित्य ऐसा नहीं है। हिंदी के आदमी को भी हिंदी साहित्य में पढ़ने के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों के साथ जूझना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, इसलिए यहाँ आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में नॉलेज दी जा रही है। किस प्रकार से आप कंप्यूटर सिस्टम को सीखेंगे, उसका इंटेल कैसे बनाएंगे, किस प्रकार की चिप उसमें लगी होती थी। जो माइक्रो कंप्यूटर 1970 के दशक में हमारे बीच में आया, और तो जब तक फंडामेंटल आप पढ़ने जाओगे ना सिस्टम का, कंप्यूटर का, तो फंडामेंटल में शुरुआत ही इससे ही होगी कि पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कंप्यूटर कहते किसे, कंप्यूटर का यूज क्या है, ये सब पता चल गया। नहीं कंप्यूटर किसे कहते हैं ये नहीं पता। आज देखो फर्स्ट क्लास में, नर्स क्लास का, मैंने आज की जनरेशन में देखा यूकेजी क्लास, एलकेजी और यूकेजी से क्लासेस में कंप्यूटर क्लास शुरू हो जाती है। बच्चे घर आते बताते मम्मा आज कंप्यूटर का प्रैक्टिकल था। अच्छा बच्चा किस क्लास में, यूकेजी में। क्या किया बेटा आपने कंप्यूटर के प्रैक्टिकल में। आज टीचर ने फर्स्ट डे था इसलिए माउस चलाना सिखाया, विंडो शट डाउन करना सिखाया, डेस्कटॉप शट डाउन करना सिखाया। तो जहां हमने ये बात 70 के दशक में सुनी थी,
और 70 के दशक वाला आदमी या 90 के दशक वाला, जैसे मैं 80 के दशक को मानती हूँ अपने आप को, तो 80 के दशक वाले को कितना नॉलेज होगा इस चीज के बारे में, जो आप 2024वीं शताब्दी के लोग कर रहे हैं। 2023-24 की शताब्दी जिनके जन्म है, 2000 की जो शताब्दी के जन्म है, टूके वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं जो, तो वो अपनी एलकेजी यूकेजी में कंप्यूटर सिस्टम को सीख के आए, वहां से इन्हें कंप्यूटर की नॉलेज प्राप्त हुई। तो भाई ये माइक्रो जो कंप्यूटर था जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें 8 बिट या चिप लगी होती थी। 8 बिट के आंकड़े या निर्देश को ग्रहण करने की, संचय करने की, व्यवस्थित करने की इनके अंदर एक कैपेसिटीज थी। इसे इंटेल 8080 के नाम से जाना जाता है, एमसी 6809 से जाना जाता है, जिलॉग Z80 के नाम से भी जाना जाता है। समय, इसी समय 8 बिट कंप्यूटर, बीबीसी माइक्रो कंप्यूटर, कंप्यूटर 64, TRS 80 इत्यादि भी आए, काफी प्रचलित हुए। तकनीक में सुधार के फलस्वरूप 1980 के आसपास, अब हम बात कर रहे हैं 1980 के आसपास की, 1980 के आसपास इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा 8x16 बिट 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर चिप निर्मित किए गए। सोचो वो चिप कितनी और छोटी होती है, धीरे 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 करके वो छोटी होती, बढ़ने की जगह वो और स्मॉल होती गई, वो वाले इसमें प्रयुक्त किए जाने लगे, जिससे कंप्यूटर के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ। कल तक जो कंप्यूटर से बड़े बड़े वैज्ञानिक या सुरक्षा संस्थानों में, देखो वही बात आ गई ना, कि मुझे तक सिस्टम आने में बहुत समय लगा, 80 के दशक के थे, लगा थोड़ा टाइम लगा। तो जो चीज कंप्यूटर सिर्फ आपके कहाँ थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक और सुरक्षा संस्थानों में होते थे, आज वह लोगों के घरों में पहुंच गए। 8x16 चिप का अर्थ है चिप एवं प्राथमिक मेमोरी के बीच 8 बिट का डाटा पाथ का प्रयोग होता है, लेकिन चिप के अंदर प्रोसेसिंग 16 बिट पाथ का होता है। अब उसमें हम बात कर रहे हैं इसकी 8080, 8085, 8088, 8086, 8286, 8 बिट, 8.16 बिट, 16.16 बिट, 16/32 बिट, 80386 80486 पेनेटियम एंड 64 बिट उपयोग करके की जाती थी। 8086 एक 16x16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें बाहरी एवं आंतरिक पथ 16 बिट के होते थे। 1980 के बाद से लेकर आज तक करंट की बात करें, इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा नित्य नए सुधारों के साथ साथ नए माइक्रो प्रोसेसर उपलब्ध कराए गए। आज 64 बिट के पेटीएम कंप्यूटर तक उपलब्ध है। सोचिए, जहां 8 पे काम नहीं होता था, वहां 64 बिट तक के पेटीएम कंप्यूटर उपलब्ध है। माइक्रो कंप्यूटर किसी भी बड़े कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्य में सक्षम है। हालांकि इसमें कुछ अधिक वक्त एवं कम सुविधा प्राप्त होती है, लेकिन उसके बाद भी कार्य तो वो कर ही रहा है किसी ना किसी रूप में। माइक्रो, अब बात करते हैं हम मिनी कंप्यूटर्स की। मिनी कंप्यूटर्स क्या कहलाते हैं, किस प्रकार से ये काम करते हैं, माइक्रो ने क्या हलचल मचाई कि हम मिनी कंप्यूटर्स पे काम करने हमारे लिए और भी आसान हो गया। देखिए समझते हैं। मिनी कंप्यूटर एक मध्यम आकार का माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली, अधिक कीमत का बहुउद्देशीय कंप्यूटर 80 के दशक के अंत तक माना जाता है। मिनी कंप्यूटर आया वो कैसा है, माइक्रो से शक्तिशाली है। जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, जनरेशन यहाँ चलिए, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा बोरिंग क्लास हो रही है मेरी, इसको थोड़ा सा एंटरटेन के साथ चलते हैं हम। अभी मैं हमेशा कहती हूँ, मैं हमेशा एग्जाम्पल्स अपने उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को पूरा करती हूँ, जो जो आपके माइंड में स्थिर हो, समझ में। अभी कुछ दिन पहले की बात है, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही थी। रील्स का चलन आजकल बहुत ज्यादा हो गया, हर फैमिली को एक चस्का चढ़ा हुआ रील्स बनाने। मैं भी एक रील्स देख रही थी, तो वो रील्स जहां तक थी वो सास बहू के ऊपर से रिलेटेड थी पूरी रील्स। तो रील्स चल रही थी, बहू रानी आई शादी होके नई नई, झाड़ू लगा रही थी, तो बहू रानी जो है ना खड़े होके झाड़ू लगाने लगी। सासू माँ कहती हैं अचानक से, अरे बहू रानी, हमारे जमाने में तो बैठ के झाड़ू लगती थी, तो वैसे खड़े होके क्यों झाड़ू लगा रही हो?
देखो मैं कहाँ की बात कहाँ आपको सेट करना चाह रही हूँ। आप बस ध्यान से समझिए, सुनिए इस बात को। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर के बीच के गैप को, ड्यूरेशंस को मैं खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारे जमाने में तो बैठ के झाड़ू लगती थी, तो हम बैठ के झाड़ू लग जी मम्मी जी। फिर बहू रानी इसके बाद बाजार कुछ सामान लेने जा रही थी। सासू माँ को गुस्सा आया। सासू माँ बोली, बेटा, बहू रानी, हमारे जमाने में तो सिर पे पल्ला रख के बाजार जाते थे। घर से बाहर निकलो कहीं भी तो बिना पल्ले के मत निकला कर। जी मम्मी जी। बहू रानी अब सिर पे पल्ला रख के निकलने लगी, मार्केट की तरफ जाने लगी। तीसरा पॉइंट आया वहां पर। बहू रानी जी ने कहा किसी फंक्शन में जाना है किसी के यहाँ, तो मम्मी जी चली जाओ। अरे हमारे जमाने में तो हम इतना इतना जेवर लाद के जाते थे, सोना पहन के जाते थे इतना इतना सारा। बहू रानी ने कहा ठीक है मम्मी जी, सोना पहन के हम चले जा रहे हैं। आप देखो चेंजिंग क्या होती है, लाइफ चेंजिंग कैसे होती है। आप उसके बाद मम्मी जी ने कहा, बहू रानी, बहुत गर्मी लग रही है, जरा एसी तो चला दे, पंखे में से हवा ही नहीं निकल रही। तो टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ी, समय कैसे आगे बढ़ा, लोग कैसे आगे बढ़े, सोच, ब्रेन, मस्तिष्क, प्रोसेसर कैसे आगे, उसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ। जो मुद्दा मैं लिखना चाहती थी, थोड़ा सा क्लास मुझे लगा बोरिंग हो रही, इसलिए थोड़ा सा इंटेंड करने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ। तो बहुरानी ने क्या जवाब दिया, मम्मी जी आपके जमाने में कहाँ एसी चलते थे, आपके जमाने में तो एसी थे ही नहीं, आपके जमाने में तो ये हाथ वाले पंखे चलते थे। तो मुझे लगता है ये वाला पंखा आपके लिए सफिशिएंट है, तो आप हाथ वाले पंखे को चलाइए और हवा लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद सासू माँ ने कहा, बहू रानी, मिक्सी तो चल ही नहीं रही, जरा मैकेनिकल को बुला के इसको दिखवा लेना जरा। बहू रानी ने तपाक से जवाब दिया। क्या जवाब दिया, मम्मी आपके जमाने में कहाँ मिक्सी चलती थी, उस समय कहाँ लाइट होती थी इतनी ज्यादा, जुगनुओं को पकड़ के डिब्बियों में भर के रात का उजेला होता था, मिक्सी कहाँ चलेगी। तो आप एक काम कीजिए, सिलबट्टे पे चटनी बांट लीजिए। टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों के सोचने समझने की शक्ति बढ़ी, कहीं ना कहीं। जब बहू रानी ने कहा कि आप सिलबट्टे पे चटनी बांट लीजिए, सासू माँ ने कहा, बिल्कुल बेटा, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से मैं तुम्हारी बात को समझ पा रही हूँ। मुझे समय के साथ चलना चाहिए, समय क्या कह रहा है, समय की डिमांड क्या है, समय मुझसे क्या चाहता है। अगर हम आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम हमेशा पीछे रह जाएंगे, शेर पे सवा शेर होने वाला कोई ना कोई आ जाएगा। सीख ठीक हम अपने अब टॉपिक पे लौटते हैं। एंटरटेन करने के बाद आपको थोड़ा सा, हम टॉपिक की बात कर रहे हैं कि माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर में डिफरेंस क्या था। 80 के दशक के लास्ट लास्ट तक माइक्रो कंप्यूटर की क्लोजिंग हो गई थी ऑलमोस्ट। मिनी कंप्यूटर नई टेक्नोलॉजी के साथ आया। अब मिनी कंप्यूटर एक ऐसा मध्यम आकार का माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली एवं अधिक कीमत का बहुउद्देशीय कंप्यूटर था, जो 80 के दशक के अंत तक माना जाता है कि इसमें हर तरीके के कार्य हो सकते, हर परिवार के पास ये पहुंच चुका था। यह एक 16 बिट मशीन होती थी। उस समय यह एक क्लासिक सिस्टम होता था। इसके अगला अभ्युदय 32 बिट में मिनी कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली था। देखिए फिर कैसे आगे बढ़ा ये, इस पे बात कर रहे हैं। माइक्रो में मिनी कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली और भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर थे। ये कई उपयोगकर्ताओं के एक साथ कार्य करने के लिए बहुत अधिक संख्या में टर्मिनल लगाने में सक्षम थे। अतः इनका उपयोग बड़े बड़े संस्थानों में होने लगे, जहां बहुत अधिक डाटा प्रयुक्त होता था, जैसे रेलवे में, वायु आरक्षण में, बड़े बैंकिंग संस्थानों में इनका प्रयोग होने लगा। इनका उपयोग डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सिस्टम में केंद्रीय होस्ट कंप्यूटर के रूप में भी होने लगा। कुछ प्रमुख मैन कंप्यूटर थे, जिनमें एमईडीएचए, आईबीएम, एचपी, आईसीसी, स्प्रे आदि। अब इसके बाद आया सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर बारी आती है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली थे, उच्च कार्य क्षमता वाले थे, अधिक भंडारण क्षमता वाले थे। इनका उपयोग बहुधा वैज्ञानिक गणनाओं में किया जाता था। फॉरवर्डिंग पायर ऑपरेशन भी काफी तीव्र गति से कार्य करते थे। इनकी गणना क्षमता इन कंप्यूटर्स की तुलना में लगभग 10 गुनी होती थी। इसका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियर गणनाओं, जहां बहुत अधिक संख्या में तीव्रता से गणितीय गणनाओं की आवश्यकता होती है, उसमें किया जाता था। इनके कुछ उपयोग क्षेत्र, मौसम की भविष्यवाणी,
कंप्यूटेशनल फ्लूइड, डायनेमिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, आंतरिक विज्ञान, बायोमेडिकल, नाभिकीय परीक्षण इत्यादि में किए जाने लगे। कुछ सुपर कंप्यूटर जो है उनके नाम है क्रे XMP, क्रेजी 2, IBM 3090, NEC X3, Fujitsu VP सीरीज, हाइची 8 सीरीज। पर्सनल कंप्यूटर पीसी, पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तरह ही होते थे जो आज तक 486 पेटीएम प्रोसेसर का उपयोग करते हुए बनाए जाते हैं। IBM कंपनी द्वारा बनाए गए पीसी IBM पीसी कहलाते हैं। अन्य उत्पादक इस कंपनी के मानकों का उपयोग करते हुए कंप्यूटर बनाते हैं। IBM जो पहला कंप्यूटर था इसके मानकों का उपयोग करके अब कोई भी कंपनी अपने कंप्यूटर बनाने लगी। इसके अतिरिक्त एप्पल माइक्रोटेक्निक कंपनी के द्वारा पीसी बनाए गए। मोटरोला 680-30 माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होती थी। पीसी में MS डॉक्स, विंडोज, अब जो हमारे पास आ रही है ना विंडोज, MS डॉक्स, विंडोज 7, विंडोज 10, जिन पे हम काम कर रहे हैं, ये इस जनरेशन की भाई, ये हमने अभी इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी कि पुराने समय में जो सिस्टम होते थे वो कैसे काम करते थे। आज 32 बिट 64 बिट के पर्सनल कंप्यूटर उपलब्ध हैं जिनका उपयोग मल्टीमीडिया कार्यों में किया जाता है। अब आ जाते हैं हम लैपटॉप। जब मैंने शुरू में भी बताया था कि सबसे नेसेसरी नीड है लैपटॉप। सिस्टम आप इतना बड़ा कंप्यूटर, CPU, माउस ये सब नहीं ले जा सकते। लैपटॉप में क्या नए चेंजिंग है कि डेस्कटॉप होगी और नीचे एक कीबोर्ड होगा और एक माउस प्लग होगा, या अदरवाइज माउस भी उसी में को रिलेटेड रहेगा। तो आप कितनी चीजों से बच गए। माउस की आपको जरूरत नहीं है, अलग से कीबोर्ड लेने की आपको जरूरत नहीं, वो सारी की सारी चीजें आपकी लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर में आ गई। हाँ जी, साधारण एक ब्रीफ केस के आकार का, काफी हल्की, लगभग 2 किलो का, इन्हें नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। लैपटॉप को हम क्या कह सकते हैं, नोटबुक कंप्यूटर भी कह सकते हैं। आजकल ये 486 पेटीएम प्रोसेसर्स के साथ उपलब्ध है। इसमें साधारण कंप्यूटर की तरह कुंजी पटल एवं हार्ड डिस्क होती है तथा देखने के लिए कलर, समतल स्क्रीन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का भी प्रयोग किया जाता है। काफी कम ऊर्जा में चलते हैं। इन्हें बैटरी के द्वारा चलाया जाता है। इनका उपयोग एग्जीक्यूटिव घर, यात्रा आदि के दौरान वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, कंप्यूटिंग इत्यादि के लिए किया जाता है। ये डॉक्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा चलाए जाते हैं। इन्हें नेटवर्क के द्वारा भी जोड़ा जा सकता है। जैसे अब हम बात करते हैं, इन्हें नेटवर्क के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है। अब कंप्यूटर की हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की भी बात यहाँ करेंगे कि किस प्रकार से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे हम काम कर सकते हैं, कैसे काम किया जा सकता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसके हार्डवेयर पे। मैं फिर प्रभावी परिणामों की प्राप्ति के लिए सामान्य क्रियाओं, विधियों के क्रियान्वयन का उपयोग करना ही कंप्यूटर का प्रमुख कार्य था। अपने इसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी। अब कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और लैपटॉप। इन चार के बारे में हमने जानकारी ली कि मिनी कंप्यूटर में किस प्रकार का प्रोसेसर से उपयोग होता था, CPU कैसा होता था, माइक्रो कंप्यूटर में ये सारी चीजें कैसे आई, सुपर कंप्यूटर में इन सबको किस प्रकार से लैंड किया गया, और लैपटॉप में इस टेक्नोलॉजी को कितना बदल के रख दिया। आज लैपटॉप में आप क्या नहीं कर सकते, हर काम कर सकते हैं। फिल्म देखने से लेकर, मूवी देखने से लेकर, घर बैठे बैठे थीसिस तक लिख सकते हैं। आपके पास पीसी है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर से आपने कहा, या तो इसे आप पर्सनल कंप्यूटर का नाम दे दीजिए या इसे आप नोटबुक कंप्यूटर का नाम दीजिए। दोनों ही परिस्थितियों में यह सिस्टम आपके साथ कार्य करने वाला है। अब इसमें दो चीजों को में बांटा गया है इसे, इसको हम शायद दूसरी वीडियो में लेंगे। अभी मैं सिर्फ कंप्यूटर पे बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, स्किनवेयर और लाइववेयर, जिसका अध्ययन हम डीपली और बहुत अच्छे तरीके से अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ तक मैं लेकर आपको आई हूँ, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर के विकास यात्रा के बारे में बताया। जैसे मिनी कंप्यूटर आया, माइक्रो कंप्यूटर आया, सुपर कंप्यूटर आया और सुपर कंप्यूटर के बाद लास्ट आपका LP आया, मतलब कि लैपटॉप।
जैसे आपने पर्सनल कंप्यूटर कहा, जैसे आपने नोटबुक कहा, जिसने आपने कैरी बैग कहा कि आप कहीं भी किसी भी यात्रा के दौरान अपना सिस्टम अपने साथ लेकर जाएंगे तो वहां पर आपको यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। तो आइए बात करते हैं हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तकनीकी विशेषज्ञों ने कंप्यूटर को निम्न 5 भागों में बांटा है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, स्किनवेयर और लाइटवेयर। क्या कहलाता है आपका हार्डवेयर? विभिन्न भौतिक अवयव या उपकरण जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम निर्माण में होता है, सामयिक रूप से हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का भौतिक भाग होता है जो हमें दिखाई देता है, तथा कंप्यूटर के विभिन्न विद्युतीय, यांत्रिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक अवयव तथा विभिन्न पेरिफेरल अवयव जैसे आगत एवं निर्गत इकाइयां, भंडारण इकाइयां, केंद्रीय संसाधन इकाइयां, कंट्रोल इकाइयां इत्यादि हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे हम बात करें विभिन्न स्तर के प्रिंटर, प्लॉटर, टर्मिनल, डिस्क ड्राइव, कुंजी, माउस, पटल इत्यादि। अब हार्डवेयर में आ गया ये सारी चीजें। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर अपने आप ना तो कुछ सोच सकता है ना कुछ कर सकता है। हार्डवेयर मतलब वो होता है जो आपको दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हार्डवेयर कौन से होंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर सिस्टम के बारे में बताइए कौन कौन से हैं, तो जो सीपीयू दिखाई दे रहा है, लैपटॉप दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, वेब कैमरा दिखाई दे रहा है, माउस दिखाई दे रहा है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट इसमें यूज किए गए वो सब क्या कहलाते हैं? आपके हार्डवेयर। कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड के फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, हार्ड डिस्क आपको दिखाई दे रही है, टर्मिनल डिस्क ड्राइव आपको दिखाई दे रही है, माउस आपको दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड पटल आपको दिखाई दे रहा है। ये सब आपके हार्डवेयर सिस्टम में आ जाती है। इन सब का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हार्डवेयर सिस्टम के रूप में इनका प्रयोग हम करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम की। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर अपने आप ना तो कुछ सोच सकता है ना कुछ कर सकता है। उसे काम में लेने के लिए उसे बताना पड़ता है उसे कब और कैसे क्या करना है। अतः किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसे क्रमबद्ध तरीके से निर्देश देने होते हैं। ये निर्देश किसी कंप्यूटर की भाषा में ही दिए जाते हैं ताकि उन्हें कंप्यूटर समझ सके। इस क्रमबद्ध निर्देशों के समूह को ही प्रोग्राम कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है कि जो आप प्रोग्राम उसको बना के दे रहे हैं, C++, जावा, वर्ड, एक्सेल और भी कई प्रकार के प्रोग्राम्स आप बना के दे रहे हैं। तो इन प्रोग्रामों का जो समूह किसी विशेष कार्य को करने के लिए या कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अतः सॉफ्टवेयर विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए लिखित विधियों, नियमों और प्रोग्रामों का समूह होता है जो ऑपरेशन को नियंत्रित करता है, कंप्यूटर को चलाने में नियंत्रित करता है, जिसका मूल उद्देश्य कंप्यूटर हार्डवेयर की सामर्थ्य को बढ़ाना। कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब आपने इसे और सिंपल तरीके से समझिए। इसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। चलिए लेते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर क्या होता है। आपका बॉडी पार्ट है, ठीक है? आपके शरीर के विभिन्न अंग हैं। तो इन अंगों को हम प्रैक्टिकली रूप से मैं समझा रही हूँ, ये इसको मैं पुख्ता नहीं बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि बॉडी पार्ट्स को हम हार्डवेयर का नाम दे सकते हैं। हार्डी बॉडी पार्ट में आपकी आईज है, जो आपको दिखाई दे रही है सामने, ये क्या है? आपका हार्डवेयर। और जो ये महसूस कर रही है, जिस फीलिंग्स को, जो फीलिंग्स कहाँ से आ रही? मस्तिष्क से। जिस फीलिंग को ये महसूस कर रही है, दुख है तो आंख से आंसू बहा रही है, खुश है तो आंखों में खुशी की झलक दिखाई दे रही है। तो जो झलक दिखाई दे रही है सॉफ्टवेयर का काम। जो खुशी आपकी आंखों में दिखाई दे रही है, जो आंसू आपकी आंखों में दिखाई, ये सब सॉफ्टवेयर का काम है। सॉफ्टवेयर बिना प्रोग्राम के नहीं चलता। अगर मस्तिष्क में ऐसे भाव आ रहे हैं कि यार दुनिया बेकार है, रहना मेरा बेकार है, संसार इतना करने के बाद भी कभी नेकी नहीं मिले, कभी अच्छाइयां नहीं मिले, तो ये जो फीलिंग्स है ना, ये सॉफ्टवेयर का काम कर रही है। ये कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर काम करता है। जैसा आप उसको प्रोसेस डालोगे वो सॉफ्टवेयर काम करने लगेगा। आप सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के अधूरा है। भाई कितने ही आप प्रोसेस में डालोगे, जब तक आपके पास बॉडी नहीं होगी तो उन सॉफ्टवेयर बेचारों का क्या करोगे?
उसके लिए एक बॉडी की जरूरत है, तो वो बॉडी आपकी हार्डवेयर कहलाएगी। इसका मूल उद्देश्य कंप्यूटर हार्डवेयर की सामर्थ्य को बढ़ाना होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपने आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे हम कंप्यूटर हार्डवेयर की यहाँ बात करें, चाहे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें, दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट कुछ नहीं कर सकते। चलाने के लिए हार्डवेयर और हार्डवेयर के संचालन के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अर्थात कंप्यूटर द्वारा उपयोगी परिणाम प्राप्त करने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक साथ कार्य करना जरूरी होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांटा हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपसे बात हो रही है इनकी कि सॉफ्टवेयर को भी इन्होंने दो भागों में बांटा। आपके मस्तिष्क को भी हमने दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा सिर्फ सुख की बातों के बारे में बात करेगा और दूसरा हिस्सा सिर्फ दुख के बारे में बात करेगा। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा? कंप्यूटर सिस्टम उसकी विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी एक कार्य विशेष के लिए नहीं होगा, बल्कि वह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम के अधिकतम उपयोग करने के लिए विविध सुविधाएं प्रदान करेगा। कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता बढ़ाने के काम आएगा, ताकि वह प्रभावी रूप से एवं दक्षता के साथ कार्य कर सके। अतः सिस्टम सॉफ्टवेयर विभिन्न पेरिफेरल अवयव, कंप्यूटर के मध्य संवाद की सुविधाएं, हार्डवेयर के उपयोग एवं संचालन का नियंत्रण। दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, उसके निर्माण के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेगा। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करेगा, यूटिलिटी प्रोग्राम का काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कंप्यूटर परिचालन के लिए आवश्यक होता है जिससे वह उसे नियंत्रित कर सके, उसके समन्वय को स्थापित कर सके। उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य प्रमुख हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करता है। उपयोगकर्ता एवं कंप्यूटर के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करने में मदद करता है। विभिन्न पेरिफेरल उपकरण उपयोगकर्ता के प्रोग्रामों को नियंत्रित करता है। उपयोगकर्ता के विभिन्न प्रोग्राम निर्माण में मदद करता है। विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम उपयोगकर्ता निर्मित प्रोग्राम चलाने में मदद करता है। विद्युतीय धारा कंप्यूटर को देने पर कंप्यूटर के कार्य को प्रारंभ करता है। कई कार्य एक साथ प्राप्त होने पर उनको वरीयता क्रम में निर्धारित करता है। कैसे इनपुट लेगा, कैसे उसका आउटपुट देगा, कैसे उसकी यूनिट बनाएगा, कैसे उसकी मुख्य मेमोरी बनाएगा, कैसे उसमें डाटा प्रवाह करेगा, कैसे उसका निर्देशन करेगा, कैसे उसका मैनेजमेंट करेगा, कैसे उसको कंट्रोलिंग करेगा। अब इन सब के लिए सॉफ्टवेयर में किन किन चीजों को हमने लिया? डॉस को लिया। डॉस सिर्फ उसको एनालिसिस करेगा। यूनिक्स को लिया, विंडोज को लिया, एक्सेंस को लिया। तो ये सभी अपने अपने कार्य अपने अपने रूप से करेंगे। अच्छा, इसमें एक और होता है आपका, वो होता है भाषा अनुवादक के रूप में जो कार्य करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उपयोगकर्ता द्वारा उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा अर्थात मशीन भाषा, जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, तो सी प्लस प्लस बनाने में, सी प्लस प्लस अगर आप सीख गए या टैली आप सीख गए, तो आप कितना ज्यादा काम कर सकते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज में अनुवाद करने के लिए जिन सिस्टम सॉफ्टवेयरों का उपयोग किया जाता है, उन्हें हम भाषा अनुवेदक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये विजुअल प्रोग्राम उच्च स्तर की भाषाओं में लिखे प्रोफाइल पढ़ते हैं। उनकी गलतियां हो तो उन्हें इंगित करते हैं। यदि प्रोग्राम उस भाषा के व्याकरण के हिसाब से सही है, तब उन्हें तुल्य मशीन भाषा में अनुवादित करते हैं। अनुवादक को दो तरह के होते हैं, एक कंपाइलर जो पूरा प्रोसेस पढ़कर उसमें गलती रहित होने पर मशीन भाषा के कोड में बदलते हैं, और दूसरा होता है इंटरप्रेटर जो एक बार में सिर्फ एक कथन स्टेटमेंट को अनुवादित करता है, गलती रहित होने पर एग्जीक्यूटिव करता है, तत्पश्चात आगे वाक्य में लाता है, और वह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव ना हो। उदाहरण के लिए विभिन्न भाषाएं जैसे कोबाल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, सी इत्यादि के कंपाइल बेसिक इंटरप्रेटर इसमें आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम कैसे काम करता है, चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम कुछ इस तरह के कार्य होते हैं जिसमें अलग अलग उपयोगों में उभयनिष्ठ, जैसे डाटा को कैसे व्यवस्थित करना है, प्रोग्राम या डाटा फाइलों को मिलाना कैसे है, प्रोग्राम की विभिन्न स्थानों पर प्रतिलिपि तैयार कैसे करना है, कार्यों के लिए बार बार प्रोग्राम लिखने समय की बार बार कैसे करना है,
यूटिलिटी प्रोग्राम के रूप में उपलब्ध कैसे होते हैं, बार बार प्रोग्राम लिखने की मेहनत से कैसे बचना है, अधिक संख्या में उपस्थित इस तरह की यूटिलिटी उपयोगकर्ता को कैसे आसान बना देती है। अब मैंने दूसरा बताया था आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं? किसी एक कार्य विशेष के लिए तथा विभिन्न हार्डवेयर का अधिकतम उपयोग करके अंजाम देने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम दो तरह के होते हैं। पहले से लिखे गए उपयोग के लिए तैयार सॉफ्टवेयर या किसी कार्य विशेष के लिए उपयोगकर्ता द्वारा लिखे गए प्रोग्राम। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट की, सॉफ्टवेयर की, सेपरेट सीट सॉफ्टवेयर की, वर्ड प्रोसेस की सॉफ्टवेयर की, पैरोल सॉफ्टवेयर की, इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर की, सांख्यिकी सॉफ्टवेयर की इत्यादि। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक उपयोगकर्ता के मध्य एक जो अचूक संबंध स्थापित करता है और वो अचूक संबंध ही इसे यहाँ कार्य को एक गति प्रदान करता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में एक मजबूत संबंध होता है। इसके बिना यह संभव नहीं होता है कि कैसे आप हार्डवेयर को काम करें, किस प्रकार आप इसको पूर्ण करें। तो ये कार्य होता है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का मिलाकर जो कार्य निरंतर अपनी गति में करता है। चलिए, अब हम नए तरीके से बात करते हैं कंप्यूटर का क्राइटेरिया क्या है। कंप्यूटर किस क्षेत्र में कार्य करता है, कंप्यूटर किस प्रकार से अपने कार्य को गति प्रदान करता है, आइए हम डिस्कशन करते हैं इस पर। कंप्यूटर का कार्य क्षेत्र क्या है, कंप्यूटर की सामान्य उपयोगिताएं क्या है, कंप्यूटर कार्य क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे होता है। तो वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रयोग जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में हो रहा है। कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है। तो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के क्षेत्र की। कंप्यूटर की एक सामान्य उपयोगिताएं होती हैं, उसके एक अलग प्रयोग होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर वर्तमान समय में शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। मल्टीमीडिया टेक्निक के आगमन के पश्चात इस क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग और भी ज्यादा बढ़ गया है। आज लगभग सभी विषयों पर आधारित ट्यूटोरियल सीडी रोम पर उपलब्ध है। साथ ही कंप्यूटर ने टेक्स्ट के साथ रंगों, आवाजों, एनिमेशन का समावेश कर पढ़ने में रुचि बढ़ाई। एक छोटी सी सीडी रोम कई किताबों को टेक्स्ट स्टोर किया जा सकता है। छोटी सी सीडी रोम कई प्रकार की किताबों को आप स्टोर कर सकते हैं। सीडी रोम पर स्टोर किया हुआ टेक्स्ट ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। व्यावसायिक कार्यों में कंप्यूटर के आगमन से व्यावसायिक कार्यों में क्रांतिकारी गति आ गई। बिजनेस बिजनेस तो एक क्रांति बन के आया सिस्टम आपके लिए। वर्तमान समय में लगभग सभी बैंक कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। शेयर मार्केट का तो पूरा परिदृश्य ही कंप्यूटर के प्रयोग से बदल चुका है। साथ ही कंप्यूटर द्वारा अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, कंट्रोल आदि कार्य अत्यंत ही सरलता से हो जाते हैं। ई कॉमर्स के आ जाने के बाद अब सौदे ऑनलाइन हो जाते हैं, जिससे कार्य तुरंत हो जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में आ जाइए आप, तो मल्टीमीडिया के आगमन से मनोरंजन के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, कंप्यूटर एनिमेशन पर आधारित जुरासिक पार्क, टाइटैनिक फिल्मों की सफलता किसी से छुपी नहीं। हमने जुरासिक पार्क को देखी, बात फिर वही आ जाती है, हमने जुरासिक पार्क को देखा, हमें नहीं मालूम था कि जुरासिक कैसे होते थे, या टाइटैनिक के बारे में हमने देखा, तो इतनी सफल हुई पूरी की पूरी टाइटैनिक फिल्म एनिमेशन पर आधारित थी। आज बाहुबली की बात करें हम, बाहुबली मूवी मुझे लगता है आपने हमने सबने ही देखी होगी। बाहुबली में जो एनिमेशंस डाले गए हैं, उन एनिमेशंस की क्वालिटीज देखिए आप, कितनी मजबूत क्वालिटी से वो एनिमेशंस डाले गए हैं। करोड़ों रुपए खर्च होता था जहां फिल्में बनाने में, वहां फिल्में बनाने का काम सस्ता हो गया। मैं देख रही थी कल अभी एक, मैं कहती बार बार मैं बिना एग्जाम्पल्स के आपको कुछ नहीं बता सकती। अभी एक वीडियो देखा मैंने अभी कुछ समय पहले, उसमें ये दिखाया जा रहा था कि किस प्रकार जब फाइटिंग वाला सीन आता है ना फिल्मों में, तो वो कैसे फिल्माया जाता है। आपको लगता है ऐसी 50 फोर व्हीलर्स उड़ा दी जाएंगी, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, लाखों की रेंज रोवर्स, करोड़ों की रेंज रोवर्स जैसी बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियों में ऐसे ही वो मार दिया जाता है। नहीं, उसकी डमी तैयार की जाती है, उनकी एक डमी बनाकर उन पे एनिमेशंस किया जाता है। एक इतना छोटा सा पहाड़ बनाया जाएगा, ऐसे पहाड़ पे से अगर खाई में
कोई कार गिर रही है, तो इतना छोटा-सा। खाई के ऊपर जब तक वो बैठे हैं, जब तक वो ओरिजिनल शूटिंग है। वो वाक़ई में खाई का पार्ट है। लेकिन वो खाई से गिरने से लेके ज़मीन तक आने की और आग लगने तक की क्रियाएँ सब एनिमेशन से होती है। पूरा का पूरा एनिमेशन पे काम होता है। पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्रीज़ एनिमेशंस पे काम कर रहा है। तो वो जो कार थी जो पहाड़ के ऊपर, वो पहाड़ से जब नीचे गिराई जा रही थी, तो एनिमेशंस में छोटे-छोटे डमीज़ कार बनाई गई। कैसी? रेंज रोवर भी, स्कॉर्पियो भी, बोलेरो भी, तरह-तरह की ब्लैक गाड़ी, व्हाइट गाड़ी सब बना दी गई। और एक के बाद एक के बाद एक वो हल्के से पहाड़ जो घर पे मिट्टी के रेत का बना है ना, उसके ऊपर चल रही है और उनकी वो कैसे डबिंग हो रही, वीडियो बन रही है उनकी। अब वो दिखाई आपको कैसे जाती है एनिमेशंस डाल के फिल्माई कैसे जाती हैं कि एक बड़ी सी कार रेंज रोवर या स्कॉर्पियो बड़ी सी गाड़ी उसमें पूरे हीरो हीरोइन बैठे हैं और वो गाड़ी पहाड़ से गिरती है धक 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 कर नीचे। अच्छा एक और चीज आप देखी होगी आपने माइंड किया हो कभी फिल्म देखते हैं आप लोग सभी टीवी सीरियल्स देखते हैं एक साउंड परमानेंट चलता रहता है पीछे फिल्म के साथ एक साउंड चलता है अगर रात का सीन है तो झींगुर की आवाज तो वो झींगुर कोई पकड़ के लाके नहीं झींगुर उसको चिल्लवाया जाता कि झींगुर तुम आवाज करो तब जाके वो सब एनिमेशन होते हैं इन एनिमेशंस के माध्यम से ही ऐसा संभव हो पाता है इनके बिना ये चीजें संभव नहीं हो पाती वो झींगुर की आवाज वो दरवाजे खुलेंगे कर्र, दरवाजे बंद होने की भूतों की फिल्में देखो हॉरर फिल्में देखो कभी जब हॉरर फिल्में देखते हैं तो एकदम डर जैसा अचानक लगता है यहीं से नहीं निकल के आ जाए अच्छा और देखो सीआईडी देखो तब ऐसा लगता है अपनी बीवी ऐसा लगता है कि भैया सबके घेरे में आ तो ये सारे एनिमेशंस के कारण ये सब कंप्यूटर के कारण जहां भी आपने उन्नति की जहां भी आपने इन चीजों के बारे में नॉलेज लिया वो सारा का सारा काम एनिमेशन के माध्यम से हुआ और ये सब कंप्यूटर के माध्यम से हुआ बिना कंप्यूटर के तो फिल्में हमने देखी है हमने रामायण देखी है 1984 में जो रामायण निकली थी हमारी जब देखने जाते थे लोग एकदम भागते थे एक दूसरे वो तीर निकलता था तो बाकायदा वो तीर मैंने शूटिंग अभी कपिल शर्मा के शो पे एक सुन रही थी मैं दीपिका जी को बोले जब हम लोग शूट करते थे ना तो एक एक शूट में हम लोगों को 3-3 दिन लग जाते थे अब वो समय नहीं है पहले एक पूरी रामायण बनने में पता चले 6 या 7 साल का समय लग गया एक एक एपिसोड शूट करने में 6-6 8-8 दिन का समय लग रहा अब अक्षय कुमार 40 दिन में फिल्म खत्म करके फ्री हो जाता है कैसे हुआ ये पॉसिबल एक तो कलाकार की मेहनत और दूसरा उसमें उसका कार्य दोनों ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए तो कलाकार इसमें अपना जितना अच्छा रोल अदा करता है उतना ही अच्छा रोल एनिमेशंस करते हैं और एनिमेशन के माध्यम से फिल्मों को और हाई क्वालिटीज का बनाया जाता है पूरा का पूरा बाहुबली फिल्म को आप देखेंगे तो एनिमेशंस पे काम हुआ है इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां उठाना गिराना उनके ऊपर काम करना पूरा एनिमेशंस हुआ है अभी आपके सामने लिखा भी एग्जाम्पल जुरासिक पार्क और टाइटैनिक जैसी फिल्मों की सफलता किसी से छुपी नहीं साथ ही कंप्यूटर द्वारा साउंड एडिटिंग करने से म्यूजिक के क्षेत्र में भी नित नए प्रयोग हो रहे हैं आप म्यूजिक देखें आप साउंड एडिटिंग देखें 3D एनिमेशन का प्रयोग कर विज्ञापनों को और अधिक आकर्षक बनाया जा रहा है कार्टून फिल्मों पर पूरी तरह 2D एनिमेशन आधारित बन रही हैं 2D एनिमेशन के माध्यम से ये फिल्मों को पूर्ण किया जा रहा है उनके माध्यम से कि किस प्रकार आप एक एनिमेशन डालकर एक पूरी की पूरी फिल्म बना देते हैं एक पूरी फिल्म में अगर खर्चा आता है 50 लाख का वो कमाई होती है करोड़ों की तो वो कहाँ से निकल के आती है खर्चा 50 लाख का वो एनिमेशन के लिए आया बस सिस्टम पे बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के एक एनिमेशन डाला गया उसके ग्राफिक्स पे लगाया गया आपकी फिल्म तैयार हो जाती है तो इस तरह अधिक आकर्षक बनाया जाता है कार्टून फिल्में तो पूरी की पूरी जितनी भी आप हम ये देखते हैं मोगली जंगल जंगल बात चली है पता चला है सब एनिमेशंस पर आधारित है पूरी 441 तरह के 3D एनिमेशन पे आधारित टॉप स्टोरी पे कई अवार्ड जीते जा चुके हैं साथ ही इनकी अलग फिल्म ट्राई स्टोरी ने भी करोड़ों डॉलर कमाए इनका लिखने का तरीका इनकी बात करने का तरीका इनके बोलने का तरीका सारा का सारा एनिमेशन से करोड़ों रुपए करोड़ों डॉलर कमा लिए लोगों ने तो प्रकाशन काल में भी तो ये थी हमारी एनिमेशंस की बात इस प्रकार कंप्यूटर ने जैसे जैसे गति प्रदान की जैसे जैसे कंप्यूटर आगे बढ़ा वैसे वैसे निरंतर एक नया अचीवमेंट कंप्यूटर ने प्राप्त की कंप्यूटर के माध्यम से आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इतना डेवलप कर गए हैं
कि वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, कि हमने किस तरह के संघर्ष देखे, किस तरीके का जीवन जिया, वो सब खत्म है। अब फटाफट आप सिस्टम पे बैठिए, 10 मिनट में अपना काम फ्री कर लीजिए। तो ये हो गया है अब वर्तमान समय में एनिमेशंस का काम, एनिमेशंस का प्रोग्राम, एनिमेशंस की कार्य। धन्यवाद। आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कंप्यूटर के और अन्य प्रयोगों का।